डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे मैंने केवल डाइपोल लिखा है, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब हो गया विद्युत द्विध्रुव, डाइपोल का मतलब द्विध्रुव। हम विद्युत का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव होगा। अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अब ये जो होता है इस टॉपिक में दो मेन टॉपिक निकलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑन नंबर ही आता है ऑन इट्स एक्सिस, फर्स्ट तो ये आता है ऑन इट्स एक्सिस, इसके अक्ष के ऊपर, इसके अक्ष के ऊपर। मैं आपको कल बता चुका हूं अक्ष क्या होता है, विलक्ष क्या होता है, एक्सिस क्या होता है और इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। फर्स्ट तो हो गया एक्सिस और सेकंड जो इसका टॉपिक निकलता है वो निकलता है ऑन इट्स इक्वेटोरियल, ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक जाके दो भागों में बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डाइपोल, फर्स्ट नंबर आता है ऑन इट्स एक्सिस और सेकंड नंबर आता है ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा करेंगे, ऑन इट्स एक्सिस। ओके, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं कि ऑन इट्स एक्सिस। तो इसको स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डाइपोल बनाना पड़ेगा। तो हम पहले इसके लिए एक डाइपोल बनाते हैं। ये हमारा एक डाइपोल है, ये -q हो गया और ये +q हो गया, ये हमारा एक डाइपोल बन गया। अब इस डाइपोल के बीच की स्ट्रेंथ को मैंने आपको कल भी कहा था 2a लेते हैं, तो हमने ये 2a ले ली। ये डाइपोल के बीच की स्ट्रेंथ कितनी ले ली, 2a, जिसको हम डाइपोल की लेंथ कहते हैं, द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। कितनी ले ली हमने, 2a ले ली। अब इसका एक मिडिल पॉइंट लेते हैं, ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं कि इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि ऑन द पॉइंट P which is at r distance, which is at r distance from the center point of dipole, from the center point of dipole, डाइपोल के सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु से, ये रहा केंद्र बिंदु से कितनी दूरी पर, r दूरी पर। कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट। उस पे हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां निकालनी है, डाइपोल के द्विध्रुव के एक्सिस पर, द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें फाइंड आउट करना है। तो अब मान लिया कि हमारे पास r डिस्टेंस है और ये r डिस्टेंस पर पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है P। अब इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। अगली बात समझ में, अब ये जो -q एक्सिस, ये जो -q चार्ज है, ये इससे पॉइंट कितनी दूरी तक है, ये हो गया a, ये भी हो गया a, तो ये इससे कितनी दूरी तक हो गया, ये हो गया a प्लस r, ये हो गया a प्लस r। लेकिन +q चार्ज से कितनी दूरी तक है, +q चार्ज से है r माइनस a, +q चार्ज से कितनी दूरी पर होगा, r माइनस a। यहां तक बात समझ में आ गई। ये डायग्राम को आसानी से आइकन सही से समझना, ये एक डाइपोल है, -q चार्ज +q चार्ज। ओके, इन दोनों के बीच की दूरी 2a, जिसे हम डाइपोल की लेंथ कहते हैं, लंबाई कहते हैं द्विध्रुव की। ओके, ये सेंटर पॉइंट है इसका, इधर a और इधर a। ओके, अब यहां सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस r पर एक पॉइंट है P, उस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। मैंने आपको कल भी बता चुका हूं मैं कल वाले वीडियो में कि दोनों आवेशों, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है, एक्सिस कहलाती है, अक्ष कहलाती है। तो हम किस पर निकाल रहे हैं, एक्सिस पर ही निकाल रहे हैं, अक्ष पर ही निकाल रहे हैं। ओके, तो अब हमें P पर फाइंड आउट करना है। क्या करना है हमें P पर फाइंड आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को करना है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। अब सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता -q के कारण और उसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता +q चार्ज के कारण। तो जब -q चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको तो हम E1 नाम दे देते हैं, और जो +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको E2 नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले E1 कितना हो जाएगा, हमें पता है कि q अपॉन r² होता है, kq अपॉन r² होता है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r प्लस a या a प्लस r, तो kq बटा r प्लस a का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब ये हो गया E1 बराबर kq बटा r प्लस a का होल स्क्वायर। ये क्या है, -q के कारण, ड्यू टू -q चार्ज।
इक्वेशन नंबर इसको ले लेते हैं हमने फर्स्ट। अब बात आती है प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑन पॉइंट P, जिसको हम नोमिनाइज कर देते हैं E2 के द्वारा। किसके द्वारा नोमिनाइज कर देते हैं? E2 के द्वारा नोमिनाइज कर देते हैं। तो उसका मान कितना होगा? KQ बटा R माइनस A का होल स्क्वायर। ये किसके कारण है? ये है प्लस Q के कारण, ये है प्लस Q के कारण, ड्यू टू प्लस Q चार्ज। इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब हमें पता है कि दो की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कुल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, परिणामी विद्युत क्षेत्र किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। P पॉइंट पे परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, हमें ये निकालना है। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, क्यों माइनस क्यू के कारण, ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा माइनस क्यू की तरफ आती भी होती है, जबकि प्लस क्यू की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा प्लस क्यू से बाहर की तरफ जाती भी होती है, प्लस क्यू से बाहर की तरफ जाती भी होती है। और मैंने आपको कल एक वीडियो में एक भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी बताई थी, डाइपोल मूवमेंट। क्या बताया था मैंने कल आपको? डाइपोल मूवमेंट। विद्युत द्विध्रुव बताया था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया था। मैंने आपको कल द्विध्रुव आघूर्ण बताया था, जिसका फॉर्मूला मैं आपको बताया था P बराबर 2a/q। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये एक सदिश राशि होती है। तो इसकी दिशा क्या होती है? इसकी दिशा होती है -2 प्लस, इसकी तरफ होती है इसकी दिशा -2 प्लस, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है। आगे बात समझ में? ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है। इसकी दिशा कहां से कहां तक होती है? माइनस से प्लस की ओर। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये E1 -2 चार्ज के कारण है, जिसकी दिशा -2 की तरफ ही होगी, जबकि E2 +2 चार्ज के कारण है, जिसकी दिशा 2 +2 चार्ज से जाती भी होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो +q चार्ज के कारण तो +q चार्ज से तो बाहर जाती भी होती है, जबकि -2 चार्ज के कारण अंदर आती भी होती है। आगे बात क्या है समझ में? अब मैं इसको ऊपर वाले को थोड़ा सा मिटाता हूं और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम आगे की तरफ चलते हैं। नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं किस पॉइंट के ऊपर? P पॉइंट के ऊपर। तो जब P पॉइंट के ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो E नेट बोल देते हैं इसको। E नेट बराबर आ जाता है E1 + E2। E नेट बराबर E1 + E2 आ जाता है, परंतु हमें पता है कि ये किसके कारण है? -q चार्ज के कारण है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? -q लगेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? E2 E1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -q लगाएगा। देखो मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ माइनस, क्योंकि मैंने इनको मोड को पॉजिटिव में लिखा है सबको। अगर मैं इनको माइनस लगा तो यहाँ पे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये किसके कारण है? -q चार्ज के कारण है। किस आवेश के कारण है? ये -q आवेश के कारण है। अब इन दोनों को लगा देते हैं तो E2 का जो मान होता है वो हो गया KQ बटा R माइनस A का होल स्क्वायर, जबकि E1 का मान कितना है? KQ बटा R प्लस A का होल स्क्वायर। हो गया, ये हो गया अपना E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर? P पॉइंट के ऊपर। आ गया इतना समझ में? अब मैं इसको मिटाता हूं और इस प्रोसेस को आगे की तरफ बढ़ाता हूं। जब ये प्रोसेस आगे की तरफ जाती है, आप इसके नोट्स साथ-साथ में बनाते जाना, बीच-बीच में से स्क्रीनशॉट ले लेके, ताकि आपके नोट्स भी अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, और अपनी बुक में से भी देखते जाना। और अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मेरे को शाम को तक आप बोल करना, ताकि मैं जो यहाँ बुक पढ़ी है अपने स्कूल में उससे फोटो खींच के और आपको उन पेजेस की फोटो ग्रुप में सेंड कर सकूं। ओके, तो अब आता है E नेट। E नेट कितना आ गया? KQ को ले लेते हैं कॉमन। KQ कॉमन ले लिया, 1/r माइनस A का होल स्क्वायर, -1/r प्लस A का होल स्क्वायर, ये हो गया। हुआ ये यहां तक E नेट। E नेट कितना होता है भाई? E नेट बराबर KQ। अब यहां पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तस्वीर में आप करके आए हो सब एलसीएम। एलसीएम दोनों राशि की एलसीएम आ जाती है, और यहां पे एलसीएम के बाद क्या कंडीशन आती है? R प्लस A
का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाती है r माइनस a का होल स्क्वायर। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व हम इधर की तरफ करते हैं। हमारा e नेट कितना आता है, kq तो बाहर पड़ा है, kq एज इट इज पड़ा है, kq बाहर आ गया। इसको खोलो, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये याद है सबको, बायनोमियल थ्योरम, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar। अब यहाँ पे आएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस बाहर है, माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ar। ये आप पूरा सोल्व करके देखोगे तो आपके पास ये की ये चीज मिलेगी। ओके, r माइनस a का होल स्क्वायर और r प्लस a का होल स्क्वायर। हुआ क्लियर यहाँ तक? अब बात ये आती है कि ई नेट फिर आ गया kq। अब देखो r स्क्वायर से r स्क्वायर मर गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर भी कट गया। ओके, तो 2ar और 4ar कितना हो गया, 2ar और 2ar कितना हो गया, 4ar अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर और r प्लस a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सिंपल सी प्रोसेस है एकदम। ये e1 e2 फिर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता e2 माइनस e1, ये हमने यहाँ तक मैथमेटिकल प्रोसेस की है सारी। मैथमेटिकल प्रोसेस को आप इस वीडियो को देख के अपने हाथ से बिना देखे निकाल के देखना इस चीज को, क्योंकि ये ऐसी डेरिवेशन है जो बोर्ड एग्जाम में आती भी है, श्योरली आती है, कंफर्म आनी है ये बोर्ड एग्जाम में। तो इसको अपने हाथ से करके देखना है आपको सभी को, बिल्कुल भी चूक नहीं करनी है। ई नेट बराबर k। अब मैं इसमें से 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे से मैं 2 ले सकता हूँ, 4 को 2 गुना 2 लिख सकता हूँ, और 2 के साथ में a लगा के q लगा सकता हूँ, और 2r यहाँ पे छोड़ दिया। ये r माइनस a का होल स्क्वायर और ये r प्लस a का होल स्क्वायर यहाँ कर देगा। इसको मैंने कैसे किया है, यहाँ से 2a लिया, q लिया, इधर रख दिया, यहाँ से 2r बच गया, 2r यहाँ रख दिया। अब मैंने आपको अभी बताया है थोड़ी देर पहले कि p बराबर होता है 2aq, तो यहाँ पे 2a की जगह क्या, 2aq की जगह क्या लिख देंगे, p लिख देंगे। p क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट, p क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट। तो e नेट बराबर आ गया k 2rp अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर और r प्लस a का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास चीजें हो जाती है। अब बात आती है कि इस नीचे वाले का हम क्या करते हैं, r माइनस a का होल स्क्वायर और r प्लस a का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो r माइनस a का होल स्क्वायर और r प्लस a का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसको r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देते हैं तो यहाँ पे e नेट बराबर आ जाता है k 2rp अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट स्टेप। अब मैं इसको मिटाता हूं और इसके आगे का स्टेप लिखता हूं। जब मैं इसको मिटा देता हूं तो इसके आगे क्या स्टेप आने वाला है, तो खुद सोचना, साथ में अपना दिमाग चलाते रहना साथ साथ में। ई नेट बराबर अब देखना हमारे पास जो डिस्टेंस r है वो लार्जर देन होती है a, r जो होती है वो लार्जर देन होती है a, r a से बहुत बड़ा होता है। तो देन we can write r square minus a square approximate equal to the r square minus a square लगभग किसके बराबर हो जाता है, r square के बराबर हो जाता है। तो देन पुट कर दो, तो देन e नेट बराबर आ जाता है 2rp और k अपॉन r की पावर आ जाती है 4। क्यों, क्योंकि r square minus a square तो इसको कट दिया, r square बाहर स्क्वायर है तो ये क्या बन जाती है, 4 बन जाती है। e नेट बराबर आ जाता है 2, एक r से कैंसिल आउट हो गया तो कितना बच गया 2kp अपॉन r3। ये आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। दिस फॉर्मूला हैव टू बी मेमोराइज्ड बाय यू ऑल ऑफ देम, बिकॉज़ ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला होता है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस of the electric dipole, on the axis of the electric dipole at point P, which is at distance r
फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अब यहाँ पे ये केवल मैग्नीट्यूड आया है, अभी तक यहाँ पे ये केवल क्या आया है, मैग्नीट्यूड आया है, केवल परिमाण आया है। यहाँ पर अभी तक केवल क्या आया है, परिमाण आया है। ध्यान रखना, अभी तक दिशा नहीं आई है, परंतु आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देन वी हैव टू बी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। हमें इस भौतिक राशि की दिशा और पता लगानी है। वापस आप अपने डायग्राम में जाओ, डायग्राम में आप देखोगे कि एक तो था E1 जो कि था माइनस क्यू चार्ज के कारण, एक था E2 जो कि था प्लस क्यू चार्ज के कारण। अभी बात समझ में, ये था बड़ा था E2 और ये E1 था छोटा। तो देन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी डायरेक्शन में होगा, E2 की डायरेक्शन में होगा। और E2 की डायरेक्शन क्या थी, प्लस से जाती हुई, प्लस से बाहर जाती हुई थी। और P की भी डायरेक्शन क्या होती है, माइनस P से माइनस से प्लस क्यू चार्ज की ओर, जो मैं आपको बता चुका हूं। अतः E नेट बराबर किसकी डायरेक्शन में होगा, 2kP, इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में। और कौन सी डायरेक्शन में, P की तरफ। किसकी तरफ, P की तरफ, अर्थात माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ये अपनी आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। ओके, ये अपना एक टॉपिक पूरा होता है। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगर इसमें भी आपको डेरिवेशन में, ये अपनी मेन डेरिवेशन है और अभी तक की फर्स्ट डेरिवेशन है अपनी। अभी तक हमने छोटे छोटे फॉर्मूलाज किए हैं, अभी तक की हमारी फर्स्ट डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन में अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो, कहीं भी ऐसा लगे कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, आप तुरंत मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो। परंतु इस वीडियो को देखने के साथ साथ इसको कॉपी में भी रिटर्न करना है। सेकंड बात ये कि जब कॉपी में आपका काम पूरा हो जाए, जब वीडियो आप पूरा देख चुके हो, उसके बाद में आपको सेल्फ भी ये करना है बिना देखे हुए। ओके, अब अपन चलते हैं सेकंड टॉपिक की। सेकंड टॉपिक जो अपना होता है वो होता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। ओके, देखो घर पे हो आप सब, मस्ती कर रहे हो, लेकिन मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी करते जाना भी। आपको वीडियोस मिल रहे हैं कंटिन्यू, आगे भी मिलते जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके ऊपर, निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं वापस एक डाइपोल बनाते हैं। ये हमने एक डाइपोल बनाया, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये इसका सेंटर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने खींच दिया। सेंटर पॉइंट से क्या खींच दिया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस नोन एज इक्वेटोरियल लाइन, एक लंबसम द्विभाजक जिसको हम क्या मानते हैं, निरक्षीय रेखा मानते हैं। इसके ऊपर हमने सेंटर से r डिस्टेंस पे पॉइंट ले लिया P। कितना ले लिया पॉइंट, P। इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। किसके ऊपर करना है, हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, जो कि सेंटर पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। ओके, वही वापस ये पूरा 2a का है, ये सेंटर पॉइंट है, तो देन ये a हो गया और ये भी a हो गया। अब माइनस क्यू के चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस क्यू चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस क्यू चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर की तरफ आता हुआ है, तो मान लिया इवन की दिशा ये है, और प्लस क्यू चार्ज के कारण बाहर जाता हुआ होता है, तो ये हो गया इनटू की डायरेक्शन। और अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो इधर ये भी क्या होगा, थीटा होगा। किसके कारण, जेड एंगल के कारण। इसका रीजन आपको फाइंड आउट करना है, क्यों होगा, मैं आपको देता हूं जेड एंगल के कारण। These lines are two parallel line and one line is cut off them, both line. Okay, इन दोनों को कट कर रही है एक लाइन, तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। आगे बात समझ में। अब ये इवन है, ये टू है। ओके, ये इवन क्या है, माइनस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑन द पॉइंट P, which is situated at equatorial line of the electric
सेकंड ये E2 क्या है, E2 है प्लस q चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहां पे, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष के ऊपर, बिंदु P के ऊपर, जो कि केंद्र से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। केंद्र से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन गए हैं, समकोण त्रिभुज का निर्माण यहाँ पे हो गया है। जब समकोण त्रिभुजों का निर्माण हो जाता है तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरन थ्योरम के आधार पर ये इसका हाइपोटेन्यूज और ये इसका हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको पता है a² + r² की पावर 1/2, हां इधर भी a² + r² की पावर 1/2, ये आप सबको पता है। अब -q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और +q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज मैं यहां पे लिखता हूं। तो ये आ गया kq r² + a², पावर कितनी है भाई, हाफ। वहां पे क्या होगा, स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हाफ का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो kq बटा r² + a² आ जाएगा। इसी प्रकार E2 की डायरेक्शन क्या आएगी, kq बटा r² + a²। दोनों का ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों का आप देख रहे हो मैग्नीट्यूड में दोनों ही क्या है, इक्वल है। मैग्नीट्यूड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस केवल किसका है, डायरेक्शन का है। बिकॉज़ E1 is going on in this direction but E2 is going on in this direction। सॉरी, E1 तो आ रहा है -q की तरफ, जबकि E2 जा रहा है +q के बाहर की तरफ। तो जब हम इनको घटकों में, इनके कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूं कि ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और जिसके साथ कोण बनाते हैं उसकी तरफ आएगा E1 cos थीटा, ये इधर आ जाएगा E2 cos थीटा, और ये लंब दिशा में आ जाएगा E2 sin थीटा, और ये इधर आ जाएगा E1 sin थीटा। ओके, अब देखना, हमें पता है कि जब दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, दोनों में कोई भी डिफरेंस है ही नहीं मैग्नीट्यूड में, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा में मैग्नीट्यूड परिमाण में क्या होंगे, समान होंगे, परंतु दिशा एक ही ऊपर की तरफ है, एक ही नीचे की तरफ है। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे एक दूसरे को। तो परिणाम में हमें क्या बचेगा, E2 cos थीटा और E1 cos थीटा का योग। तो देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P is equal to the sum of the E1 cos theta and E2 cos theta। विद्युत बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 cos theta और E2 cos theta के योग के बराबर होगी। आगे बात यहां तक समझ में, दोबारा एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं कि E1 sin theta और E2 sin theta are equal in their magnitude, उनके परिमाण में वो क्या है, बराबर है। Then they will be cancelled by each other, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्यों, क्योंकि परिमाण में तो बराबर है बट दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन, उनके पास दिशाएं क्या है, अलग अलग है। तो फलस्वरूप E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। बचा क्या, E1 cos थीटा E2 cos थीटा, जिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, अतएव ये जुड़ जाएंगे और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू द सम ऑफ E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। तो देन वी कम ऑन दिस टॉपिक एंड नाउ वी हैव टू डू दैट E net बराबर क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब आपको जब दिखाई दे रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 E1 is equals to E2, then we can write both of by E। then हम दोनों को किससे लिख सकते हैं, E से लिख सकते हैं। जब E1 और E2 बराबर ही है तो हम दोनों को किससे लिख सकते हैं, E से लिख सकते हैं। तो हमारा काम चल जाएगा E2 बराबर E1 बराबर E2 बराबर E। तो then ये क्या हो जाएगा, E net बराबर हो जाएगा 2E cos थीटा। क्या हो जाएगा, 2E cos थीटा। अब E का मान कितना है, मेरा k2 बटा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो मैं पुट कर देते हैं। E net बराबर क्या आ जाएगा, 2k3 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बार
बेस है अपना a, हाइपोटेन्यूज कितना है a स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर हाफ। तो देन फ्रॉम दिस डायग्राम यू हैव टू राइट फ्रॉम दिस डायग्राम, आपको डायग्राम थोड़ा सा देखना पड़ेगा एक बार अच्छे से। इन राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन राइट cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू a बटा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर हाफ। ओके, ये अपना हो जाएगा। अब हम इसको किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ cos थीटा इन इक्वेशन नंबर 3 एंड वी हैव दैट E net इज इक्वल्स टू 2kq अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और cos थीटा की वैल्यू की जगह आ जाएगा a बटा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1 बटा 2। ये आधा ये दोनों राशि है एक, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और आधा ये कितना हो जाता है 3 बटा 2। 1 प्लस 1 हाफ कितना हो जाता है 3/2। तो देन इस क्वांटिटी को हम क्या कर देंगे 3/2 कर देंगे और ये देखना वापस आ गया हमारे पास दो की राशि, ये हो गया a, ये 2a2, 2a2 किसके बराबर होता है p के बराबर, 2a2 किसके बराबर होता है p के बराबर। तो देन अपन इसको क्या लिख सकते हैं p लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा k p अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3 बटा 2। अब हमारे पास थोड़ा सा काम रहा है, मैं इसको यहां से वहां लिखता हूं उसको मिटा के कि अपने पास आ जाता है ईस्ट, वापस कोई चीज E नेट बराबर हमारे पास कितना आया k p अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3 बटा 2। वापस वही बात, r इज ग्रेटर देन a, तो देन वी कैन राइट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऑलमोस्ट इक्वल टू है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लगभग किसके बराबर हो जाता है r स्क्वायर के बराबर। तो यहां रखो वैल्यू E नेट बराबर आ जाएगा k p बटा r स्क्वायर पावर 3 बटा 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा kp बटा r बटा r आया हमारे पास। ये अभी तक क्या है वापस उसी की तरह, ये अभी तक आया है केवल मैग्नीट्यूड, अभी तक हमारे पास डायरेक्शन नहीं आई है। डायरेक्शन इस डायग्राम से देखना कि जब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल था E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों की डायरेक्शन क्या है इधर की तरफ अर्थात प्लस q से माइनस q की तरफ, लेकिन p की डायरेक्शन क्या होती है माइनस से प्लस की तरफ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे E वेक्टर बराबर k p वेक्टर अपॉन r, दिशा कौन सी होगी माइनस p की तरफ। ये याद रखना बेटो सर, दिशा कैसे होती है ये माइनस p की तरफ, जबकि आप एक्सिस पर जाओगे तो वो डायरेक्शन थी प्लस p की तरफ। ओके, परंतु जो फॉर्मूला आया था उसमें केवल एक डिफरेंस था, हमने दोनों जो p पॉइंट्स लिए वो कहां लिए हैं सेंटर से r डिस्टेंस पे, इसका मतलब दोनों इक्वली डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, परंतु जो इनकी वैल्यूज आई थी वो आई थी, इसको हम क्या मान लेते हैं E इक्वेटोरियल, क्या मान लेते हैं E इक्वेटोरियल। कितना आया kp बटा r3, हमारे पास पीछे आया है अभी E एक्सिस कितना आया था 2kp बटा r3, इसका मतलब E इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू 2E एक्सिस इज इक्वल्स टू 2E इक्वेटोरियल। ओके, ये फॉर्मूला अपने को जरूर से जरूर याद रखना है। वापस एक बार बता देता हूं, ये केवल मैग्नीट्यूड में है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा है किसकी तरफ है इधर की तरफ, जबकि p की डायरेक्शन क्या होती है माइनस p से प्लस p की तरफ। तो देन ये कौन सी दिशा में आ गया p के विपरीत दिशा में, जब p के विपरीत दिशा में आ जाता है तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस p की तरफ, भाई p के अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस p हो गया, पता है सबको। और इसको वेक्टर फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकते हैं E बराबर kp बटा r3। तो ये हमारे एक बहुत बड़ा जो डेरिवेशन है अपना फर्स्ट चैप्टर में वो ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल एंड ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, जो कि ये दोनों टॉपिक पूरे होते हैं। अब अपन जैसे ही नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, फिर उसके ऊपर जैसे एक्शन होती है वो हम देखेंगे। इतने के लिए आप इसको पढ़ो, इन दोनों को याद करो, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अपने फर्स्ट चैप्टर के। ओके, थैंक यू।